रीतिकाल युगीन परिस्थितियाँ, प्रतिपाद्य और प्रवृत्तियाँ, आज इस विषय पर हम अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी, सहाचार्य एवं प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि रीतिकालीन कविता से संबद्ध है। आज हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि रीतिकाल की युगीन परिस्थितियाँ, प्रतिपाद्य और मूल प्रवृत्तियाँ क्या रही हैं। भाषा युगीन परिस्थितियाँ। भाषा और साहित्य के निर्माण में युगीन वातावरण का विशेष योग हुआ करता है, क्योंकि युगीन वातावरण राजनीति, समाज, संस्कृति, साहित्य और कला के मूल्यों द्वारा निर्मित होता है। अतएव युग विशेष के साहित्य के अध्ययन के लिए तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का ज्ञान होना अनिवार्य हो जाता है। रीतिकालीन साहित्य के निर्माण की 200-250 वर्षों की दीर्घ अवधि में देश की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था में अनेक उतार चढ़ाव आए तथा इस काल के सामंती वर्ग की विशेष अभिरुचि द्वारा नियमित होने के कारण साहित्य और कला ने विशिष्ट दिशा प्राप्त की। इस युग की राजनीतिक परिस्थितियों पर गौर करें तो यह युग व्यक्तिवादी, निरंकुश राजतंत्र का युग था तथा इस युग में राजप्रासादों में भोग विलास का बोलबाला था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां का काल तो वैभव विलास और नक्काशी का काल था ही। हिंदू रजवाड़ों और अवध के नवाबी परिवेश भी कंचन और कामिनी की ही भोग लिप्सा से ग्रस्त थे। सामाजिक जीवन में अंधविश्वास एवं रूढ़ियों ने घर कर लिया था। लोगों को शकुन शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, ज्योतिषियों की वाणी पर अटूट विश्वास था। समाज में बाल विवाह, बहुविवाह जैसी कुप्रथाएं प्रचलित थीं। इसी तरह यदि सांस्कृतिक, धार्मिक परिस्थितियों पर विचार करें तो इस दौर में मंदिरों तथा मठों में निवास करने वाले पुजारियों, महंतों का जीवन भी दिव्य पुण्य प्रेम के स्थान पर वासना से पंकिल दिखाई देता था। इस युग की सांस्कृतिक अवस्था के बारे में यदि हम समेकित ढंग से कहें तो मंदिरों में ऐश्वर्य और विलास की लीला होने लगी थी। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि अपने आराध्य राम और कृष्ण का मंदिर में अतिशय श्रृंगार ही नहीं होने लगा, अपितु उनकी लीलाओं में वर्ग विशेष के लोग विलासी जीवन की संगति खोजने लगे। अब हम चर्चा करेंगे कि इस युग का मुख्य प्रतिपाद्य क्या रहा है और मूल प्रवृत्तियां क्यों रही हैं। रीतिकाल के प्रतिपाद्य विषय मूलतः दो ही थे: काव्यांग निरूपण और सामंती जीवन का चित्रण। इस युग में कमोवेश सभी कवियों ने काव्यशास्त्र का सहारा लेकर सरस उदाहरण युक्त रीति ग्रंथ लिखे, क्योंकि इस काल में आश्रयदाता राजाओं, सामंतों की साहित्य, संगीत और कला में अभिरुचि को देखते हुए तथा उनकी संतानों को शिक्षा देने के लिए लक्षण ग्रंथ लिखने की जरूरत होती थी। उल्लेख्य है कि आचार्य केशव दास ने कवि प्रिया और रसिक प्रिया की रचना आश्रयदाता की प्रिय गणिका को काव्य शिक्षा देने के लिए ही की थी। अब हम इसी विवेचन के आधार पर इस युग के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को बिंदुलित करना चाहेंगे। इस युग की जो प्रधान प्रवृत्ति रही है वो है सामंती अभिरुचि और श्रृंगारिकता। कहने की जरूरत नहीं कि यह काल सामान्य जनता की अभिरुचि के बजाय सामंती अभिरुचि का काल रहा है। यूँ तो हर युग में प्रेम सौंदर्य का चित्रण मिलता है, किंतु रीतिकाल के साहित्य में सामंतकालीन विलास और घोर श्रृंगार की प्रधानता है। शुक्ल जी ने ठीक ही लिखा है कि तुलसी के राम का सीता के प्रति प्रेम राम को कर्तव्यपूर्ण मार्ग पर आगे बढ़ने में उनके मार्ग को प्रशस्त करता है, जबकि रीतिकालीन कवि का नायक अंतःपुर में ही संयोग और वियोग की सारी दशाओं का अनुभव करता है। उनका प्रेम सामाजिक जीवन से कोई संबंध नहीं रखता है। उनके प्रेम की मुख्य प्रेरणा परकीय नायिका है, अपनी पत्नी नहीं। वस्तुतः रीति परंपरा संस्कृत के काव्य में भी रही, पर सामंत वर्ग की रुचियों का इतना पतन न हुआ था जितना कि हिंदी के रीतिकाल में दिखाई देता है। इसीलिए इस युग में राधा कृष्ण सुमिरन के बहाने भर हो गए
वे ईश्वरत्व की गरिमा खोकर नायक नायिका बन गए और उनका शरीर ही तीर्थराज प्रयाग हो गया। इस युग में भक्ति, भावना, नीति और वैराग्य की त्रिवेणी भी दिखाई देती है। आश्रयदाताओं के दरबार में रहकर कविता करना और आश्रयदाताओं की रुचियों के अनुकूल कविता करना, ये इस युग के सभी कवियों का कमोवेश ये उनका स्वभाव बन चुका था। और वृद्ध होते या वार्धक्यावस्था को प्राप्त होते होते रीतिकाल के कई कवियों में भक्ति, नीति और वैराग्य परक रचनाएं भी की हैं। लेकिन जैसा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, इन कवियों की ये भक्ति भावना या नीति भावना एक प्रकार वे इसे एक सामाजिक कवच के रूप में देखते हैं, क्योंकि श्रृंगारी कवियों ने अपनी मंशा पहले ही प्रकट कर दी थी। आगे के सुकवि रीझें तो कविताई, नाही तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है। इस युग की एक और महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति। इस काल में प्राय सभी कवियों ने छंद काव्यांगों पर, रस, रीति, अलंकार, छंद आदि काव्यांगों पर ग्रंथ रचना की। अपने दरबार में आचार्यत्व प्रदर्शन के कारण ही केशव बिहारी आदि कवियों में अतिशय अलंकारिकता और चमत्कार प्रदर्शन की ये प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। इस युग की एक और प्रधान प्रवृत्ति रही है नारी सौंदर्य चित्रण। इस घोर श्रृंगारी युग में नारी के रूप चित्रण को नख से शिख तक बहुत महत्व दिया गया है। इस संदर्भ में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उचित ही लिखा है, श्रृंगारकालीन काव्य में नारी कोई व्यक्ति या समाज में संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की मर्यादाओं के बंधन से मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। क्योंकि यहाँ का नारी का जो चित्रण मिलता है वो ज़्यादातर स्थूल और देहवाद की सीमा से ऊपर नहीं उठ पाया है। इस युग की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ प्रकृति का जो चित्रण मिलता है इस युग में, वो भी आलंबन या प्रकृत रूप में नहीं, बल्कि अधिकांश रूप में प्रकृति का उद्दीपन परक चित्रण मिलता है। रीतिकाल में प्रकृति का उद्दीपन के पीछे मूल कारण ये रहा कि ये नायक और नायिका के प्रकृति एक साधन मात्र रही है। इस युग के कवियों ने प्रकृति की विराट एवं मुक्त संपदा की ओर दृष्टि न डालकर केवल उसके कामोद्दीपक रूप को ही पहचाना है। इस युग की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। चूंकि इस युग के अधिकांश कवि दरबारी कवि रहे हैं, इसी कारण इन्होंने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी, क्योंकि अपने आश्रयदाताओं के द्वारा ही इन कवियों को मान, सम्मान और वैभव प्राप्त होता था। इस युग की अंतिम महत्वपूर्ण विशेषताओं में से ब्रजभाषा में काव्य रचना और मुक्तक शैली का प्रयोग। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। यद्यपि केशव, चिंतामणि आदि कवि इसके अपवाद हैं, इसके पीछे तत्कालीन दरबारों में फारसी साहित्य की मुक्तक शैली का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। देव, घनानंद, मतिराम और पद्माकर के छंदों में ये मुक्तक शैली की कला अपनी प्रौढ़ता को पहुंची दिखाई देती है और उसकी रसमयी अभिव्यक्ति का इन कवियों के हाथ चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। श्रृंगारोचित ब्रजभाषा की मधुर प्रकृति को देखते हुए इस युग की काव्य भाषा ब्रज रही है। ब्रजभाषा का परिष्कृत, परिमार्जित एवं प्रौढ़ रूप रीति काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। रीतिकाल की इन प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार करते हुए अंततः हम रीतिकाल की सीमा और महत्ता पर विचार करें तो कह सकते हैं कि इस युग के साहित्य का अध्ययन करने से ये बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि यह काल पतनशील सामंती अभिरुचियों का काल है। इसीलिए डॉक्टर नगेंद्र इसे रुग्ण मनोभाव का काल मानते हैं और डॉक्टर रामविलास शर्मा भी इस काल के काव्य को सामंती वर्ग रुचि की विकृति का द्योतक बताते हैं।
फिर भी अपनी सीमाओं के बावजूद रीतिकालीन साहित्य काव्य कला के विकास की दृष्टि से चरम उत्कर्ष का काल कहा जा सकता है। इस काल की महत्ता इस बात में भी है कि इस युग ने आदिकाल और भक्तिकाल के 8-10 कवियों की तुलना में 70-80 कृति कवि हिंदी जगत को दिए हैं। रीतिकाल पर अध्ययन करते हुए, रीतिकाल को बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से देखते हुए नई कविता के जाने माने कवि आलोचक प्रोफेसर विजय देवनारायण शाही ने रीतिकाल के काव्य की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा है कि रीति कवियों की प्रतिष्ठा के कारण ही ब्रजभाषा हिंदी प्रदेश की सीमाओं का अतिक्रमण कर जाती है। वो काव्य की राष्ट्रभाषा का रूप ग्रहण करने लगती है। इस प्रकार यह रीतिकाल के साहित्य में निहित सामर्थ्य के कारण हुआ। अंततः हम कह सकते हैं, रीतिकाल अपनी सीमाओं के बावजूद काव्य कला, श्रेष्ठ काव्य कला, एक बड़ी संख्या में कृति कवियों के देने, हिंदी जगत को देने और ब्रजभाषा के चरम विकास को यदि ध्यान में रखें तो इसकी महत्ता असंदिग्ध दिखाई देती है। अंततः हम कहेंगे कि रीतिकाल भले ही एक पतनोन्मुख काल हो, लेकिन काव्य कला की दृष्टि से इसकी महत्ता अक्षुण्ण है। आज हम रीतिकाल का अध्ययन करते हुए आज हमने रीतिकाल का जो अध्ययन किया है और उसको आप सब लोगों ने जितने मनोयोग से सुना, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।